बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और टेंशन भी, लेकिन टेंशन को लेफ्ट साइड कर दो, और क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी वो एग्जाम टिप्स जो 90% स्कोर सीक्रेटली फॉलो करते हैं। कम टाइम में ज्यादा मार्क्स, क्लियर कंसेप्ट और जीरो स्ट्रेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे ऐसे एग्जामिनेशन टिप्स जो क्लास 10th एंड 12th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको 90% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहले नंबर पर है क्रिएट ए रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल। क्योंकि देखो, रूटीन सब बनाता है, पर हमें रियलिस्टिक स्टडी रूटीन चाहिए। क्योंकि सब बना देता है कि 6 बजे उठना है, रात के 12 बजे तक पढ़ना है, सिर्फ बीच में 1 घंटे का गैप होगा। अरे कोई कर ही नहीं सकता, तो ऐसे रूटीन्स बनाने ही क्यों है। तो ऐसे ऐसे रियलिस्टिक स्टडी रूटीन्स बनाओ जो तुम कर सकती हो। ईच सब्जेक्ट बनाओ, जैसे कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी बना लेते हैं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। क्यों? सिर्फ 1 डे को 3 सब्जेक्ट पढ़ो, तो ये ईजी होगा, या फिर फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं लगेगा, दिमाग में ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। और सबको फिक्स आवर्स दो, मीन्स एक सब्जेक्ट को 3 आवर्स, देन दूसरे सब्जेक्ट को 3 आवर्स, ऐसे ऐसे दो। और ब्रेक लेना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं सिर्फ पढ़ते रहते, दिमाग में कुछ नहीं घुसता। क्यों घुसता नहीं है? बिकॉज तुम सिर्फ पढ़ते रहते हो कि समझते नहीं हो। अगर तुम ब्रेक ले लेकर समझोगे और कंसेप्ट समझोगे तो तुम्हें ही याद होगा। और कुछ कुछ होते हैं कि सिर्फ रट्टे लगा देते हैं कि नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है, पर ऐसा नहीं। कंसेप्ट समझो, प्रैक्टिकल करो, यही अच्छा होगा। और गैप लो, मीन्स थोड़ा फ्रेश हो जाओ, जो फटीग को दूर करेगा। और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को कंसंट्रेट ज़्यादा करो। क्योंकि देखो, ऐसे ऐसे होता है कि वीक सब्जेक्ट मतलब हो जाता है, जैसे कि हो गया, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, वो हो जाता है। पर ज़्यादा फोकस दो साइंस में, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ्स ज़्यादा फोकस दो। क्योंकि अगर तुम कंप्यूटर को 6 घंटा पकड़ के बैठोगे तो इस सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा पढ़ने के बाद हो जाएगा। पर ऐसे ऐसे टॉपिक को ज़्यादा फोकस करो जो नहीं होता, मीन्स मैथ को सॉल्व करो। एंड सेकेंड इज ज़्यादा एनसीईआरटी को फोकस करो। मतलब मैंने बहुत जन को देखा हुआ है कि वो सिर्फ मतलब 3-4 ठो सिर्फ गाइड्स होगा और कुछ नहीं पढ़ते। मतलब एक ही गाइड को कुछ थोड़ा थोड़ा से पढ़ जाते और डिफरेंट आंसर होने के कारण वो मेरे से तो नहीं हो रहा। पर ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी को पकड़ो और एक ही सिर्फ गाइड रखना जो ये मतलब हेल्प करेगा। 3-4 मत रखना प्लीज़। और चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, मीन्स थरोली पढ़ना, क्योंकि उसी में से ही क्वेश्चन आता है। तुम सोचते हो कि नहीं गाइड से ही सिर्फ पढ़ने से हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। गाइड क्या मतलब बुक से ही तो बना है, तो इसीलिए बुक को अच्छे से पढ़ना तो कंप्लीटली हो जाएगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो मैथ्स और बायोलॉजी में, रिएक्शंस और फिजिक्स में फार्मूलाज जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, तो उसको एक नोट में लिख दो जो ईजी होगा एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने में। और डेफिनेशन, बायोलॉजी में बहुत डेफिनेशन है तो वो भी। उसके बाद डायग्राम्स, बायोलॉजी में डायग्राम्स भी होते हैं, और मैथ्स में भी बहुत सारा मीन्स थ्योरीज होता है, तो वो भी पढ़ लेना। उसके बाद प्रैक्टिस करना, मोर प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि मैथ्स में, इंग्लिश में तुम सोच रहे होगे क्या ही प्रैक्टिस होगा, नहीं, राइटिंग स्पीड इंक्रीज होगा, तो इंग्लिश में राइटिंग स्पीड, मैथ्स में एक्यूरेसी, ये सब बढ़ता है। उसके बाद थर्ड में है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तुम कितना भी पढ़ लो, पर अगर तुमने 5 या 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो वो गया। मीन्स खुद से करो और टाइम बाउंड के साथ करो। फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो 3 घंटे का ही टाइम बाउंड लगा दो कि नहीं मुझे 9 से लेकर 12 तक करना है। उसके बाद है पैटर्न। अगर तुम सॉल्व करते करते ना तुम्हें पैटर्न भी समझ में आ जाएगा, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल में भी समझ में आ जाएगा कि नहीं किस पैटर्न का एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चंस। उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, तो ये सब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा अगर तुम सॉल्व करोगे क्वेश्चंस। उसके बाद 4th पॉइंट है वीक एरिया को ज़्यादा फोकस देना चाहिए, बिकॉज तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हो चुका है और वीक पार्ट्स नहीं हुआ है, जो उसके बाद तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि क्या टॉपिक तुम्हारा नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ्स का कुछ फॉर्मूलेज नहीं हो रहे तो उनका पढ़ो, उनको प्रैक्टिस करो, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री, तो ये तुम्हारा
नहीं हो रहा तो उसको प्रैक्टिस करने के बाद होगा। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी नहीं हो रहा, कि फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो वो प्रैक्टिस करने के बाद या फिर थोड़ा पढ़ने के बाद ही याद रहेगा। रिवाइज देम रेगुलर इंस्टेड ऑफ पोस्टपोनिंग, वो जो इंडियन बहुत ज़्यादा करता है, तो वो इसीलिए पोस्टपोन मत करना और उसके बाद रेगुलरली प्रैक्टिस करना। अगर कुछ भी हो तो टीचर्स या फिर क्लासमेट से हेल्प लेना, बिकॉज दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैंने भी 12th में बहुत हेल्प लिया है मेरे मैम से। उसके बाद 5th है स्मार्टली वर्क करो। मैं हर रोज़ बोलती हूँ कि हार्ड वर्क भी मैटर करता है, स्मार्टनेस भी मैटर करता है, पर दोनों का कॉम्बिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा हार्ड वर्क मत करो, ज़्यादा स्मार्ट वर्क मत करो। ओवर स्मार्ट इज़ वेरी, यहाँ जैसे मैंने पहले बताया कि शॉर्ट नोट बनाओ, फॉर्मूला शीट्स बनाओ, फॉर्मूला बनाओ जैसे कि एक दिन पहले ही तुम्हें मतलब याद रह जाए। और यहाँ पर कीवर्ड लिस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? कीवर्ड लिस्ट मतलब बायोलॉजी में बहुत सारा वर्ड्स होता है, इंग्लिश में ऐसे से मतलब कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, तो वो कीवर्ड्स लिख लो। पर मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगी तो एक चैप्टर में बहुत सारा कीवर्ड्स आएगा अगर तुम बिगनर हो तो। जैसे मैं बिगनर थी तो मुझे बहुत सारा बुक्स में आते थे, तो मैं क्या करती थी, एक लिस्ट ना बनाकर सिर्फ बुक में ही अंडरलाइन कर करके जाती थी, तो फिर मुझे एक दिन पहले, एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी रिवाइज़ करने में दिक्कत नहीं आती थी, बहुत इजीली हो जाता था, मैं रिवाइज हो जाता था। अगर तुम्हें कुछ वर्ड समझ में नहीं आता तो गूगल में सर्च कर दो, वो इजीली अंडरस्टैंड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिवाइज़ करना, बिकॉज अगर तुम पढ़ते जाओ तो तुम रिवाइज नहीं करोगे तो तुम्हारा दिमाग से उठ ही जाएगा ये टॉपिक क्या था। तो इसीलिए 20 to 30 मिनट्स रिवाइज करो। हाँ, उसके बाद है थ्योरी सब्जेक्ट्स। यस, थ्योरी सब्जेक्ट में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडी में, बीएसटी में, वो बहुत ज़्यादा सब हेडिंग्स होता है। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस, उसके बाद फीचर्स, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज, बहुत सारा होता है। तो उसी में तुम्हें कीवर्ड्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कुछ कुछ होते हैं मतलब इम्पोर्टेंस, मतलब सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ना होता है, पर वो अंदर का चीज़ भी पढ़ लेते हैं, पर अंदर का चीज़ कंसेप्ट होता है, वो तुम्हें खुद से पढ़ कर लिखना होता है, वो भी मतलब रटा लगा लेते हैं। पर ऐसा तुम्हें नहीं करना, तुम्हें सिर्फ की पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तो तुम्हारा हो जाएगा। और कीवर्ड्स पढ़ने के बाद उसके बाद तुम्हें कंसेप्ट को भी समझना होगा, उसके बाद तुम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख सकते हो। 6 नंबर है प्रैक्टिस राइटिंग स्पीड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऐसा है ना कि चलेगा अगर तुम्हें नहीं आ रहा और तुमने छोड़ दिया तो चलेगा, अगर तुम्हें आ रहा है और तुम्हें टाइम नहीं मिला, बहुत दर्द होता है, बहुत। इसीलिए मैंने फर्स्ट में ही बताया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। ये बहुत ज़्यादा इजी होगा और स्ट्रेस में नहीं लेना पड़ेगा। इंग्लिश में मैं नहीं बता रही, मैथ्स की बात, इंग्लिश में और साइंस में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंटेशन ऐसा है ना कि देखने के बाद इम्प्रेशन, पहला इम्प्रेशन वही पड़ता है, प्रेजेंटेशन और हैंड राइटिंग। मैं इतना ज़्यादा हैंड राइटिंग के ऊपर फोकस नहीं करूँगी, बिकॉज हैंड राइटिंग अच्छा हो या बुरा हो, पर हाँ रीडेबल होना चाहिए। अगर तुम्हें मतलब कुछ भी लिख दिया, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है तुमने क्या लिखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, समझ में आए। और इतना ज़्यादा मतलब सुंदर सुंदर करके लिखने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़्यादा प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस देना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर तुम्हें फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम्स बनाना है, पॉइंट्स में आंसर लिखना है, तो ऐसे करने से हो जाएगा। ज़्यादा मतलब हैंड राइटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करना, यहाँ पर रीडेबल होना चाहिए। यस, 7 नंबर है प्रेजेंटेशन के ऊपर। मैंने अभी जो बताया वो प्रेजेंटेशन के ऊपर ये है कि क्लियर पॉइंट्स में होना चाहिए। यस, मतलब साइंस में थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स नहीं होने से चलेगा, बट बिजनेस स्टडीज़ में पॉइंट्स, इम्पोर्टेंस में, एडवांटेज में, डिसएडवांटेज में, यहाँ पर पॉइंट्स में लिखना होता है। प्लीज़ पैराग्राफ मत लिखना, वो बुरा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर। कीवर्ड्स, यस, मैंने जो बताया कि अंडरलाइन कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर तुम, मैं क्या करती थी, एग्ज़ाम लिखने के बाद 15 मिनट जो टाइम बचता था या फिर 10 मिनट जो टाइम बचा, मैं थोड़ा सा थरोली मतलब अंडरलाइन कर देती थी कौन सा कीवर्ड्स है, तो वो अच्छा होता है। और कुछ कुछ होता है मतलब एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे उसके बाद अंडरलाइन करके, पर ऐसा मत करना क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें टाइम मिले तो कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देना, अगर टाइम नहीं मिल रहा तो चलेगा, टेंशन मत लेना, नहीं, क्योंकि अगर तुमने लिखा होगा तो मार्क मिलेगा। उसके बाद मैंने जैसे बताया डायग्राम में लिखना, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है, मतलब
प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि टीचर को सच में लगता है कि नहीं वो बंदा कुछ जानता है, इसीलिए उसने डायग्राम बनाया है। 8 नंबर पे है हेल्थ को अच्छा रखना। मैंने देखा है कि मतलब बहुत जन 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ सोकर उठकर पढ़ते हैं। सुबह नहीं पढ़ेंगे, सुबह सिर्फ स्क्रॉल करेंगे रील्स वगैरह, और रात को बैठकर पढ़ेंगे, सिर्फ 1 या 2 घंटा सोएंगे। तो ऐसे करने से हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट आता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। तुम सुबह पढ़ो ना, रात को क्या पढ़ने से ये हो जाएगा? नहीं। तो स्लीप 7 to 8 आवर्स एंड देन ईट लाइट, हैवी मत खाना और हेल्दी खाना। लेट नाइट स्टडी मत करना। मतलब ये मैं करती हूँ, मैं भी मना नहीं कर रही, मैं लेट नाइट स्टडी करती हूँ, पर ऐसा नहीं है मैं हेल्थ के ऊपर मतलब सोती हूँ, मैं सफिशेंट सोती हूँ, उसके बाद आकर पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि रात भर जाग कर पढ़ूँ कि नहीं एग्ज़ाम है कल तो मुझे पढ़ना है, पर ऐसा नहीं है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ पढ़ती हूँ, जो मेरे हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता। 9 नंबर पे है स्टे काम। मैं अभी आपको एक, अगर तुम लास्ट वीडियो के एंड पे आ ही गए हो तो मैं एक बोनस टिप देना चाहूँगी कि देखो, पहले अगर तुम जाते हो ना एग्ज़ाम सेंटर को, तो जल्दी जाना, बहुत जल्दी जल्दी मतलब 45 आवर जल्दी जाना। उसके बाद देखना कि नहीं तुम्हारा कौन सा रूम है वगैरह देखना। उसके बाद क्लास में जाना, हेड डाउन करना, रेस्ट लेना, मतलब हेड डाउन करके सो मत जाना, रेस्ट लेना। रेस्ट लेने के बाद मतलब मुझे पता है बहुत मतलब दोस्त बुलाएंगे कि थोड़ा बोल लेते हैं, थोड़ा वॉशरूम जाएंगे वगैरह, पर ऐसा नहीं करना। तुम्हें सिर्फ हेड डाउन करके ये करना है, मतलब थोड़ा सा हेड डाउन ही करना है, कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ हेड डाउन ही करना है। उसके बाद जैसे ही आंसर शीट आएगा उसमें फिलअप वगैरह करना, क्या क्या मतलब दिया होता है, वो तुम्हारा नाम, वो सारा सब्जेक्ट वगैरह डालना। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में तुम्हें पहले, मुझे जो लगता है, मैं इंग्लिश में करती हूँ पैसेज, क्योंकि इस समय माइंड पूरा काम होता है, तो काम होने की वजह से हमारा मतलब आंसर सही होता है। अगर तुम पीछे से स्टार्ट करोगे ना तो लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें जो मतलब आता है, तुम थोड़ा सोचने के बाद भी लिख सकते हो, कर सकते हो। तो पहले ही क्यों करना, तो मतलब हार्ड चीज़ें कर लेती हूँ, जैसे कि पैसेज कर लेती हूँ इंग्लिश में। उसके बाद जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैथ्स में एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद एसएसटीज में, बीएसटी में, बिजनेस स्टडीज़ में, अकाउंट्स में, साइंस में। तो इसी में मैं क्या करती हूँ, पहले क्वेश्चन जो होता है ना एमसीक्यूज क्वेश्चन, पहले उसको मैं टिक कर देती हूँ कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर ही मैंने क्वेश्चन पेपर में ही टिक कर देती हूँ, या फिर टिक नहीं करना तो ऐसे एक बिंदु लगा देती हूँ जिससे दिखेगा नहीं, मतलब हमें दिखेगा पर टीचर को नहीं दिखेगा। तो ऐसे ऐसे ही कर देती हूँ। करने के बाद तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन आना है, मतलब 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, 8 मार्क क्वेश्चन, इसमें आना है। उसके बाद तुम्हें देखना है कि होता है कि 5 ठो क्वेश्चन है, तुम्हें 3 ठो करना है, तो इसको देखना है कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। तो ऐसे ऐसे इसको टिक कर देना, जो 3 ठो क्वेश्चन तुम्हें करना है, उसके बाद हो गया। उसके बाद जैसे ही 15 मिनट जाने के बाद तुम लिखना स्टार्ट करोगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कहाँ से लिखे, मतलब एमसीक्यू से, या फिर करना चाहते हो, या फिर लास्ट से करना चाहते हो, या कौन सा सेक्शन से करना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर पूरा डिपेंड करता है। पर ऐसा ही, क्योंकि पहले तुम्हारा माइंड काम होता है, इसलिए एमसीक्यूज पहले करना है। हाँ यस, मैंने बता दिया कि सेंटर में जल्दी जाना, उसके बाद क्वेश्चन पेपर थरोली रीड करना, इजी क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट करना, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले जो पैसेज होता है वो पहले करना है, क्योंकि उस समय माइंड काम रहेगा, तो इजीली तुम्हें समझ में आएगा नहीं पैसेज में क्या बोला है। क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन, इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन ना बहुत ईजी होता है, सीक्यूज जो पैसेज वाले होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी देते हैं, तो इसीलिए पहले पैसेज ही करना है, उसके बाद जाकर लॉन्ग क्वेश्चन करना। वो 10th नंबर है, लास्ट मिनट में जो रट्टा लगाता है वो मत करना, क्योंकि तुम जो पढ़े होगे वो भी भूल जाओगे। और ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, तुम जो भी प्रिपेयर करो वो अच्छे से करो। और हाँ, शॉर्ट नोट्स मैंने जो पहले बताया था, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं तो वो अच्छे से करके जाना। मीन्स एक दिन पहले शॉर्ट नोट्स जो तुमने बनाया होगा, फॉर्मूला जो बनाया होगा, कीवर्ड्स जो तुमने बुक में अंडरलाइन किया होगा, वो अच्छे से थरोली रीड करके जाना। तो वो एक रीड करोगे तो तुम्हारा पूरा फ्लैशबैक होगा कि नहीं तुमने क्या क्या पढ़ा था इसमें। तो ऐसे ही तुम्हारा हो जाएगा। और स्टे फोकस्ड एंड काम, पॉजिटिव रहना। ऐसा कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस करना है, 99% लेकर आना है, ऐसा नहीं है। हाँ, तुम पढ़ने से हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब टिप्स थे, और आई एम 110% श्योर कि अगर तुम इस सब को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम कर सकते हो। 90% क्या, तुम 93, 94 तक ले आओगे।
पर हाँ, तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, तुम्हें पढ़ना है और हाँ, अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि इस समय डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, तो प्लीज़ अवॉइड करना। और बेस्ट ऑफ लक। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।